नमस्कार, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं वीआईपी न्यूज में। आज की प्रमुख खबरों की ओर रुख करेंगे। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा बिलासपुर में सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। बीजेपी का दावा है कि इसमें प्रदेश भर की लाखों महिलाएं शामिल होंगी। आंदोलन की जानकारी देते हुए भाजपा महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष डॉक्टर ममता साहू ने बताया कि हाथ में गंगा जल लेकर भूपेश सरकार ने शराबबंदी करने की बात कही थी। शराबबंदी तो दूर की बात है, घर घर शराब पहुंचाया जा रहा है। शराब के कारण महिला वर्ग बहुत परेशान है। राजस्व बढ़ाने के चक्कर में सरकार शराबबंदी नहीं कर रही है। 1 नवंबर को बिलासपुर में पूरे प्रदेश भर की बूथ स्तर की महिलाएं इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगी। वहीं इस आंदोलन को कांग्रेस ने नौटंकी बताया है। शराबबंदी के लिए जैसे कि भूपेश सरकार ने गंगा जल का कसम खा के शराब बंद करेंगे करके घोषणा किया था, लेकिन अपने कोई भी घोषणा पत्र आप उठा के देख लीजिए, कोई भी घोषणा उन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया। शराब बंद करने की बात तो दूर, घर पहुंच सेवा हो गई और शराब की इतनी बिक्री बढ़ गई है जिससे पूरा छत्तीसगढ़ बर्बाद हो रहा है। खासकर महिला वर्ग परेशान है, घर गृहस्थी चलाना मुश्किल हो गया है। जो पैसा इनकम आता है वो पूरा शराब में चला जा रहा है और ये जो सरकार है राजस्व बढ़ाने के चक्कर में शराब को बंद नहीं कर रही है, और जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा पूरे प्रदेश नेतृत्व पे बड़ा एक आंदोलन करेगी, जो बिलासपुर में तय किया हुआ है। वहाँ पे बहुत सारी पूरी महिलाओं को, जिसमें हमारी कमल सखी की महिलाएं, बूथ लेवल की महिलाएं, जो हमारे हर बूथ में 10 महिलाएं हैं, जिसको हमने हमारी पार्टी ने कमल सखी का नाम दिया है, उन महिलाओं को एकत्र करके हजारों की संख्या में ये आंदोलन हम प्रदेश सरकार के खिलाफ करने जा रही है। देखिए, बीजेपी महिला मोर्चा शराबबंदी के लिए जो आंदोलन की बात कर रही है वो घड़ियाड़ी आंसू है और अवसरवादिता है। 15 साल तक उन्हें शराबबंदी की याद नहीं आई। उनकी सरकार ने शराब का सरकारीकरण किया था। 300 करोड़ रुपए शराब से राजस्व मिलता था और रमन सरकार की नीति के कारण वो 5000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। और यदि वास्तव में उनको प्रदर्शन करना है तो जाकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर का घेराव करें कि आपने अभी तक कमेटी में भारतीय जनता पार्टी के विधायक का नाम क्यों नहीं दिया। हमारी सरकार शराबबंदी को प्रतिबद्ध है और हमारी सरकार की नीतियों का ही परिणाम है कि 2018 में प्रति व्यक्ति शराब की खपत में छत्तीसगढ़ देश में पहले नंबर में था, आज वो 14वें नंबर में है। तो महिला मोर्चा की बहनों को मैं सलाह देता हूं कि राजनीति करने के बजाय वो वास्तव में छत्तीसगढ़ की जनता के हित में प्रदर्शन। और इधर छत्तीसगढ़ के सभी विकास खंडों में अब रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण होने वाला है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने इसके लिए सभी कलेक्टरों और जिला पंचायत को निर्देश भी दे दिए हैं। जानकारी के अनुसार 2 अक्टूबर गांधी जयंती से प्रदेश भर में इसकी शुरुआत होने वाली है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के चयनित गौठानों को आजीविका केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से यह पार्क बनाया जाएगा और प्रत्येक पार्क के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। वहीं आसपास के उद्यमियों को यहां उद्यम लगाने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा ताकि आजीविका और रोजगार बढ़ाया जा सके। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया शनिवार को 5 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं। जानकारी के अनुसार पुनिया यहां 18 सितंबर को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक लेंगे। साथ ही जिन विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की हार हुई थी उन क्षेत्रों का दौरा भी करेंगे। बताया जा रहा है कि पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार पुनिया और मरकाम बलौदाबाजार, भाटापारा, मुंगेली, जांजगीर और बिलासपुर जिले का संयुक्त दौरा करेंगे। इस दौरान जिले में रहने वाले प्रदेश पदाधिकारी, विधायक, प्रमुख नेताओं के साथ साथ सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों से फीडबैक भी लेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ प्रभारी श्री पीएल पुनिया 17 सितंबर को 5 दिवसीय दौरे पे छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। वे
18 तारीख को राजीव भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के बाद भाटापारा, बलौदा बाजार, गिरोधपुरी, शिवरी नारायण, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, मुंगेली सहित प्रदेश के अनेक स्थानों पर दौरे पर रहेंगे और 21 सितंबर की सुबह 10 बजे वे दिल्ली वापस जाएंगे। और इधर बलरामपुर जिले के पोखरा गांव के मिडिल स्कूल से एक शिक्षक की क्रूरता सामने आई है, जहां मामूली सी बात को लेकर शिक्षक ने छात्र का कान पकड़कर उसे जमीन से ऊपर उठा दिया, जिससे बच्चे के कान से खून निकलने लगा और मासूम बुरी तरह से घायल हो गया। परिजनों ने स्कूल में पहुंचकर घटनाक्रम की जानकारी अन्य शिक्षकों और विभागीय अधिकारियों को दी, जिसके बाद विकास खंड शिक्षा अधिकारी व अन्य कर्मचारियों के द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर जांच प्रतिवेदन बनाकर जिला को प्रेषित किया गया और परिजनों को उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया है। जानकारी के मुताबिक शिक्षक लक्ष्मी प्रसाद गोस्वामी पूर्व में भी ऐसे कृत्यों को लेकर विवादों में रहे हैं और निलंबित भी हो चुके हैं। हमारे बच्चे के साथ कल मैं तो घर में नहीं था रहने के लिए, शाम को आया तो पता चला दूसरे लड़के द्वारा बताया गया कि आपका बच्चे का कान पकड़ के गोस्वामी सर मैंने उठा दिए हैं। और इसके बाद मैं घर में पहुंचा तो 7:30 बजे रात में करीब देखा तो हकीकत में उसका ब्लड निकला हुआ था। तो शिक्षक से जानकारी हम लोग 10 बजे भी सुबह आए तो बोले कि मैं कान पकड़ के उठा दिया। मैंने जिला कार्यालय को भेज दूंगा और जिला कार्यालय जैसा भी उचित समझेगा वैसा उचित कार्रवाई करेंगे। ये श्री लक्ष्मी नारायण गोस्वामी द्वारा ऐसा कृत्य किया गया था और पूरा जांच करके रिपोर्ट जिला कार्यालय में हम अभी भेज देंगे उसको। उनके द्वारा बताया गया कि पोखरा प्राथमिक शाला कक्षा 4 में अध्ययनरत एक बच्चे को मिडिल स्कूल के एक शिक्षक ने कुछ कारणवश मैंने बच्चे बात कर रहे थे या कुछ बदमाशी कर रहे थे करके उसके कान को पकड़ करके कुछ घुमाया है, जिसके वजह से कान में कुछ परेशानी आई है करके बात आ रहे हैं। और इस संबंध में मैंने उनको निर्देशित किया है कि तत्काल इसका जांच कर परीक्षण कर पूर्ण विस्तृत प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करें ताकि उस शिक्षक के ऊपर नियमानुसार विधिवत कार्रवाई किया जा सके। छत्तीसगढ़ पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने दुर्ग में संभाग स्तरीय अपराधों को लेकर समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बेसिक पुलिसिंग पर जोर देने के साथ अपराधों पर लगाम लगाने के लिए निर्देशित किया है। इस बैठक में पुलिस महानिरीक्षक इंटेलिजेंस आनंद छाबड़ा, आईजी ओपी पाल, दुर्ग और रायपुर आईजी बीएन मीणा, दुर्ग संभाग के 7 जिलों के एसपी सहित पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज दिए हैं और भी देंगे और आज उनमें नए कैंप्स जहाँ पे खोले जाने हैं, जैसे खैरागढ़ में और मौला मानपुर के अंदर, उसके बारे में भी एक रणनीति तय की है। और रीडिप्लॉयमेंट जो आईटीबीपी का है, हमारे छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल का है, उसका रीडिप्लॉयमेंट कैसे किया जाए, डीआरजी को स्ट्रेंथन कैसे किया जाए, उसके बारे में भी आज चर्चा हुई है। रोड सेफ्टी को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत संवेदनशील हैं। उन्होंने मुझे दिशा निर्देश भी दिए हैं कि रोड सुरक्षा को लेकर और जो ये एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इनका प्रिवेंशन कैसे किया जाए, इसको आप देखें। तो इसके लिए हमने एक आज रणनीति बनाई है जो दुर्ग रेंज में भी लागू होगी। मेरा ये पहला रेंज स्तरीय बैठक पहली है दुर्ग रेंज की। आगे मैं सभी रेंज की बैठक लूँगा उसके अंदर, जिससे कि एक्सीडेंट्स के स्पॉट पे हम जल्दी पहुँचें, हमारे रिसोर्सेज की मैपिंग हो। जैसे हमारे पास डायल 112 है, हमारे पास हाईवे पेट्रोल है, हमारे पास पुलिस थाने की पेट्रोल गाड़ी है, एम्बुलेंसेज हैं,
इसको कैसे इंटीग्रेट करके हम जल्द से जल्द घटनास्थल पर पहुंच के इवैक्यूएशन करें, उसका रेस्क्यू करें और उसको अच्छा इलाज दिलाएं जिससे कि उसकी जान माल के नुकसान कम से कम हो। स्मरण हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी समय पहले पूरी इंटरस्टेट बॉर्डर पे जांच चेक पोस्ट बनाने का निर्णय लिया था। आज के दिन में हमारी मैक्सिमम उड़ीसा बॉर्डर से हमारे यहाँ पे स्मगल होकर ट्रांजिट रूट के रूप में छत्तीसगढ़ को ये लोग यूज़ करते हैं। हमारी 23 जांच चौकियाँ विद CCTV कैमरास यहाँ पे ऑपरेशनल है। हमारा सीजर जो है पिछले 3 सालों में ड्रग्स के खिलाफ जो मुहिम चलाई गई है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और इधर कोरबा जिले के कटघोरा ब्लॉक से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर चोटिया के पास लगभग 20 हाथियों का एक झुंड गुजर रहा था। इसी दौरान एक हाथी का बच्चा गड्ढे में गिर गया। वन विभाग ने उसको निकालने का प्रयास किया, लेकिन 20 हाथियों के झुंड को देखकर वनकर्मी काफी भयभीत थे। हाथियों के झुंड के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। आवागमन करने वाले यात्रियों में भी दहशत का माहौल था। एक हाथी को सड़क के किनारे लगी रेलिंग को काफी गुस्से में तोड़ते भी देखा गया, लेकिन काफी मशक्कत के बाद वन कर्मियों और पुलिस कर्मियों ने JCB की सहायता से हाथी के बच्चे को गड्ढे से बाहर निकाल लिया। चलिए चलिए पीछे हो जाइए। यही 3 हाथी पार हुए थे ना उस समय? यस सर। नहीं 4 हो गए ये तो। एक वो इसकी माँ भी तो है सर, इसी में शामिल है। नहीं उसकी माँ को भगा रही है, वो दोनों गए और उसको भी लेके जाए। हाँ वही यही है ना उसकी माँ? ये जी सर जी। हाँ ये अब जा रहा है, अपना बचाने की कोशिश करेगा जी। ये उसकी माँ है ये? नहीं सर, इधर राइट वाली वो तो दंतैल है। ये हाँ ये है सर। जी जान दे। फोटो खींच ले, फोटो वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बना रहा हूँ। रुक जा भैया, रुक जा। शाबाश बंद कर दो, गाड़ी बंद कर दो, भाग जाओ, इधर निकल जाओ। वीडियो करो तो ना। हाँ बच्चे को निकालने के लिए हमने पहले सोचा कि हाईवे को रोका जाए। हाईवे को रोकने से क्या होता है, जब पब्लिक वहाँ पे नहीं रहता है तो हाथी स्वयं से उसमें प्रयास करता है। उसकी माँ लगातार प्रयास कर रही थी कैसे भी निकल जाए, लेकिन गड्ढा उतना ज़्यादा था और कंक्रीट में क्योंकि काई जम गया था, इस कारण वो निकल नहीं पा रहा था। तो जैसे ही उसकी माँ किनारे हुई, हम लोगों ने उसे रस्सी से बांध करके उसको बाहर निकाला। इसमें हमारे एक स्टाफ है मंगल, उनका बहुत बहादुरी से उन्होंने काम किया और इससे निकला। और इस पूरे मतलब कार्यक्रम में DFO मैडम का लगातार हमको मार्गदर्शन मिलता रहा। सूचना मिली थी कि एक हाथी का बच्चा जो है नेशनल हाईवे के नीचे जो पानी पास होने के लिए एक नाली बनी रहती है उसमें फंस गया है। और सूचना मिलते ही किंदई रेंज के स्टाफ और हमारे एतमानगर रेंज के सारे स्टाफ, साथ में ही जडगा रेंज के भी स्टाफ आकर यहाँ पर पहले तो हम लोगों ने पूरे हाईवे में ट्रैफिक को रुकवाया और उसमें SDM साहब का और DSP साहब, TI साहब का सहयोग लेते हुए पूरे ट्रैफिक को रुकवाने के बाद में और JCB 2 बुलवा करके हम लोगों ने उसके लिए पहले नाली बना करके निकालने का प्रयास किया, पर वो सफल नहीं हो पाया। तो जैसे ही उसकी माँ जो है हथनी वो दूसरी तरफ गई तो फिर हम लोगों ने खुद ही वहाँ जा करके उसको रस्सी से खींच करके JCB में बांध करके ऊपर उठाया, जैसा कि आप लोग देखे हैं। और इसके लिए मैं अपने पूरे टीम का और साथ ही जो हमारे अदर रेंज से सारे टीम आई हुई थी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही अदर जो विभाग से हमें समन्वय प्राप्त हुआ उसके लिए हम कोरबा जिले के मंगमार गांव से हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां एक मां ने अपने 2 बच्चों के साथ कुएं में कूदकर जान दे दी है। घटना की जानकारी होते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर मौत का पता लगाने में जुट गई है। और इधर पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर सड़क निर्माण और सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। अपने समर्थकों और भाजपा नेताओं के साथ पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने कोरबा के उर्गा चौक में जाम कर दिया है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। ननकी राम कंवर का कहना है कि प्रभावित किसानों और ग्रामीणों को मुआवजे की राशि तत्काल दिए जाने पर ही आंदोलन वापस लिया जाएगा, अन्यथा उनका यह आंदोलन जारी रहेगा।
महासमुंद जिले के जिला अस्पताल से एक विचाराधीन कैदी फरार हो गया है, जिसका नाम यादराम ठाकुर बताया जा रहा है। बता दें कि यह कैदी पास्को एक्ट के तहत जेल में बंद था और उसे 14 सितंबर को पेशी के लिए न्यायालय में पेश किया गया था, जहां अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, जहां से बंदी बाथरूम जाने के बहाने फरार हो गया। जिसके बाद जेल प्रशासन ने आनन फानन में सिटी कोतवाली को इसकी सूचना दी और ड्यूटी पर तैनात प्रहरी को निलंबित कर दिया। वहीं पुलिस लगातार कैदी की पतासाजी में जुटी हुई है। ये तुम्हारा आदमी है क्या? नहीं है। क्या हुआ है? ये बंदी यादराम ठाकुर पिता लेखराम ठाकुर विचाराधीन बंदी था, जो 376 और पास्को एक्ट के तहत हमारे जेल में 23/1/2020 से निरूपित था। 14 तारीख को इसको सरायपाली पेशी में भेजा गया था और वहाँ अचानक इसकी तबीयत खराब होने के कारण पुलिस गार्ड के द्वारा सरायपाली के अस्पताल में भर्ती किया गया। वहाँ से इसे जिला अस्पताल रेफर किया गया और जेल प्रवेश के बाद यहाँ के चिकित्सक, जेल के जो चिकित्सक थे, उनसे जांच के उपरांत जेल के गार्ड से इन्हें जिला अस्पताल भेजा गया। जिला अस्पताल भेजने के बाद आज लगभग 5 बजे के आसपास वो जो बंदी है वो बाथरूम के बहाने से गया और वहाँ से जेल सिपाही को, जेल प्रहरी को चकमा देकर फरार हो गया। जो जिस प्रहरी की ड्यूटी थी वहाँ पर, प्रथम दृष्टिया उसकी लापरवाही उजागर हुई और उसे तत्काल निलंबित। और इधर अंबिकापुर जिला चिकित्सालय में आज 80 लाख रुपए की अत्याधुनिक एक्सरे मशीन लाई गई है। बताया जा रहा है कि ऐसी मशीन प्रदेश में केवल रायपुर और बिलासपुर के अस्पताल में ही लगी है। जिला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह ने इस अत्याधुनिक मशीन के लिए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को आभार जताया है। इससे क्षेत्र के बहुत से ग्रामीण लाभान्वित हो सकेंगे। देखिए, आपको मालूम होगा कि राज्य सरकार हेल्थ के क्षेत्र में जब भी हम कोई अच्छी टेक्निक की बात करते हैं तो हमेशा तत्काल तत्पर रहती है और राज्य सरकार ने हेल्थ के सेक्टर में जो भी हमको बजट प्रावधान करते हैं उसके तहत हम अपना जो रिक्वायरमेंट है वो बनाते हैं और उसी के तहत हमारे यहाँ भी, जैसे कि आपको मालूम होगा, 100 बेड ICU और बनने जा रहा है, जो कि अभी ऑलरेडी टेंडर प्रक्रिया में है और नए बिल्डिंग में बनना है। उसमें उपकरण भी आना है, तो उसमें कुछ उपकरण जिनके रेट कॉन्ट्रैक्ट हैं वो आना शुरू हो गए हैं। उसी उपकरण के तहत एक हमारे पास एक्सरे लेटेस्ट टेक्निक है, उसमें DR सिस्टम बोलते हैं इसको, और ये अभी तक के लेटेस्ट एक्सरे जो कि पोर्टेबल एक्सरे पेशेंट के पास जाकर किया जा सकता है उसको, और जिस पार्ट का करना है उसको वहीं सेलेक्ट कर सकते हैं और जितना जूम करना है उसको, जिस पार्ट का जितना मतलब जूम भी और जूम माइनस प्लस जो भी करना है उसमें कर सकते हैं। काफ़ी हाईटेक है और उसको सीधे हम लोग लेन केबल से जाकर प्रिंट आउट दे सकते हैं, जैसे कि अपन कंप्यूटर सिस्टम से सीधे प्रिंटर किया वो कर सकते हैं। तो उसमें कोई डेवलपर और उसकी ज़रूरत नहीं होती इसमें, और पेशेंट इंडिविजुअल उसके बेड पे भी उसको ले जाकर मोटराइज रहता है, पेशेंट के उस पर भी ले जा सकते हैं। तो ये काफ़ी टेक्निक इससे खासकर जो एक्सीडेंटल केसेस आते हैं, जैसे माइनर फ्रैक्चर है, छोटे मोटे फ्रैक्चर्स हैं, वो उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा, खासकर एक्सीडेंटल केसेस जितने भी आते हैं। ये इसका लगभग 88 लाख के आसपास का है और ये जर्मनी से इसको वो करते हैं। बाकी जो डिस्ट्रीब्यूटर वो तो यहीं के रहते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के ही हैं। डिजिटल एक्सरे मशीन है, डिजिटल रेडियोग्राफी सिस्टम बोलते हैं इसको। ये हाई फ्रीक्वेंसी मशीन है सर। ये हाई फ्रीक्वेंसी मशीन 40 किलोवाट की है और बैटरी से ऑपरेटेड मशीन है सर। इसमें अपन एक बार अगर चार्ज कर देते हैं सर तो ये मशीन 100 एक्सरे आपको डायग्नोसिस करने के लिए इमेज दे देगी। इसका बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें लाइट कट की अगर समस्या होती है उस केस में भी हम मशीन से 100 एक्सरे निकाल के और इसको तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य सेवा को सुचारू रूप से स्वचालित रख सकते हैं बिजली गोल की स्थिति में। और सरगुजा जिले के मैनपाट में खाद की कमी को लेकर किसान परेशान हैं, जिस बात को लेकर किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में जल्द से जल्द खाद उपलब्ध कराने की मांग की है।
पूरा मामला? देखिए, हम लोगों का ये दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ में अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, लगातार किसानों को ये धान खरीदने की बात तो करते हैं, पर किसानों को जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है खाद बीज की, इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने में ये कांग्रेस की सरकार बिल्कुल नाकामयाब है। अभी आपको बता दें, मैनपाट का जो क्षेत्र है, पूरे क्षेत्र में मुख्यतः आलू की फसल लगाई जाती है खरीफ में, इसके बाद रबी के फसल के रूप में टाऊ ली जाती है। जी, जब खरीफ की फसल में जब आलू लग रहा था, जो पूरे देश भर में यहाँ का आलू प्रसिद्ध है, उस समय भी इन लोगों ने खाद यहाँ पे उपलब्ध नहीं कराया। और अब जब रबी के फसल के रूप में टाऊ ली जानी है, जो सितंबर माह के पूरे महीने में बुआई होती है, उसके लिए यूरिया, इफ्को, 12-32-16 जैसे महत्वपूर्ण खाद की आवश्यकता पड़ती है। इसके बिना ये फसल होती नहीं है। परंतु दुर्भाग्यजनक स्थिति ये है कि मैनपाट के कमलेश्वरपुर और नर्मदापुर सहकारी समिति, जो मैनपाट के पठारी क्षेत्र में आता है, यहाँ एक बोरी भी खाद उपलब्ध नहीं है। मैं शासन से, छत्तीसगढ़ के प्रशासन से तत्काल यह मांग करता हूँ कि आगामी अगर 1-2 दिनों के अंदर में यहाँ के किसानों को अगर खाद उपलब्ध नहीं कराई गई तो हम सोसाइटियों में तालाबंदी करेंगे, आंदोलन करेंगे और मजबूरन हमको ये उपक्रम करना पड़ेगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित होकर के ज्ञापन आज सौंपे हैं। अब उग्र आंदोलन, चक्का जाम और ताला लगाने की परिस्थिति उत्पन्न होगी और इसमें निश्चित 2-4 दिन के अंदर में अगर किसानों को खाद अगर उपलब्ध नहीं होता है तो निश्चित हम लोग आंदोलन करेंगे। खाद की मांग के लिए किसानों द्वारा ज्ञापन दिया गया है, मेरे द्वारा उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है। इसमें साथ ही अपने डीएमओ जिनके द्वारा खाद का सप्लाई होता है, उनको भी अपने अवगत करा दिया है और अभी जो ज्ञापन दिए हैं उनको हम मूलतः प्रेषित भी कर रहे हैं। और जैसे सूचना मिला है उच्च अधिकारियों के माध्यम से कि कुछ दिन में यहाँ खाद का रेक आ जाएगा, तो मुझे लगता है बहुत जल्दी समस्या का समाधान हो जाएगा। और इधर धमतरी जिले के मगरलोड थाना क्षेत्र से सनसनीखेज खबर सामने आई है। मेघा गांव की बहारा नाला के पास एक अज्ञात युवक का शव मिला है। ग्रामीणों ने संदिग्ध अवस्था में पड़े शव को देखकर हत्या की आशंका जताई है। वहीं घटना की जानकारी होते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीआईपी न्यूज़।